मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th लेकर के आई हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। और जितने भी लेक्चर मैं अभी तक कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप DFCCL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल लेक्चर है। और क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट सब टॉपिक से कवर करने की कोशिश की है, बताया है मैंने कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आई होप आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे और क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए देख लेते हैं क्लास 9th। और ऑलरेडी मैंने क्लास 8 तक कवर कराया है पूरा अच्छे तरीके से, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम चैप्टर 5 देखेंगे और देखेंगे कि चैप्टर 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लेक्चर्स CRM के चल रहे हैं, आप सभी लोगों का डाउट आ रहा था कि टफ लग रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे, नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा और आपके DFCCL के पेपर के लिए बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका। और मैं ये 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा और श्योर सिलेक्शन आप लोगों का अगर लेक्चर देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 8 तक हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा क्लास 9 आज का, और चैप्टर 5 है। इस चैप्टर 5 में हम आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, देख लीजिए, कस्टमर एक्सपीरियंस वैल्यू एंड मैनेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। तो यहाँ मेनली कस्टमर की एक्सपीरियंस को हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक आप लोगों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना मैं ब्रीफ में आप लोगों को समझा पाऊंगी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो हम देखते हैं, व्हाई डू कस्टमर एक्सपीरियंस वैल्यू। ठीक है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस वैल्यू, व्हेन डू कस्टमर एक्सपीरियंस वैल्यू, तो ऐसा कस्टमर को कब लगता है, ठीक है, कब एक्सपीरियंस होता है। तो दो तरीके से इसको समझाया गया है, वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, पहला वाला देखिए, यहाँ पर वैल्यू इन एक्सचेंज लिखा गया है। वैल्यू इन एक्सचेंज कहने का साफ साफ मतलब है, जैसे कि आप पुराने ज़माने में कभी सुने होंगे, बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि एक चीज़ को ले करके दूसरी चीज़ें लेना। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ वैल्यू फॉर अनदर। ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्रीज वैल्यू इन एक्सचेंज टेक द फॉर्म ऑफ मनी बीइंग एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस एट द पॉइंट ऑफ सेल। तो क्या करते थे कि एक मान लीजिए अगर आपके पास कोई सामान है, आप उनको दे दिए और उनसे आप पैसे ले लिए, ठीक है, या पैसे दे दिए कोई सामान ले लिए, तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज सिस्टम। अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल दूं तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस को, द फॉर्म ऑफ मनी बीइंग एक्सचेंज फॉर अ गुड एंड सर्विस। एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम, वन फॉर्म ऑफ वैल्यू द गुड्स एंड सर्विस इज एक्सचेंज फॉर अनदर। यानी कि देखिए, गुड्स भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई सर्विस भी हो सकती है, और उसके बदले में क्या दिया जाएगा, उसके बदले में मनी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज वैल्यू। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस, व्हेन डू कस्टमर एक्सपीरियंसेस वैल्यू। तो देखिए, ये कस्टमर एक्सपीरियंस करते हैं कब, जब ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं वैल्यू को, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि कस्टमर एक्चुअल में उसको फील करे। ठीक है, तो in less developed country barter is a common non monetized form of value in exchange, goods and services being exchanged for another good of services। सेम चीज लिखा हुआ है, बार्टर से एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, कस्टमर कब एक्सपीरियंस करेगा वैल्यू, जब वो एक्चुअल में उस गुड या सर्विस को फील करेगा, इंटरेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, मान लीजिए आपने माइक्रोवेव ओवन खरीदा है, तो आप उसको जब यूज़ करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे उस इक्विपमेंट या डिवाइस से, तब आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि उसका वर्क कैसा है, ये कंपनी जो बनाई है वो कंपनी कैसी है, वो सर्विस कैसा प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, वैल्यू इन यूज होल्ड दैट वैल्यू इज रियलाइज्ड ओनली व्हेन द कस्टमर
पोजेस, यूज, कंज्यूम एंड इंटरेक्ट विद द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इंटरेक्ट करेगा सर्विस या फिर गुड का तभी उन्हें पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये दो छोटा सा पॉइंट था। वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, वैल्यू इन यूज क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं, एक टॉपिक है इसी में कस्टमाइजेशन। ठीक है, कस्टमाइजेशन। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक सीआरएम का 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखा था। पहला देखा था कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेकंड हम लोगों ने देखा है कस्टमर एक्सपीरियंस वैल्यू एंड मैनेजिंग दी कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये 3 चीज पढ़ना है हम लोगों को स्ट्रेटेजिक सीआरएम में। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशनल सीआरएम में भी हम लोगों को ऐसे 3 टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और यहाँ देखिए कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है। कई बार होता है आजकल कस्टमाइज चीज़ों को कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बर्थडे केक आप ऑर्डर करने वाले हैं, तो कस्टमाइज केक का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार केक का ऑर्डर दे सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का पार्टी है तो आप बोल सकते हैं कि कार्टून वाला कस्टमाइज कर दीजिए। कस्टमाइज यानी कि आप अपने अनुसार, कस्टमर के अनुसार चीज़ों को बनाना। तो आप बोल दिए कि कार्टून वाला है तो आप कार्टून को डिज़ाइन कर दीजिए, कस्टमाइज करवा दीजिए। अगर मान लीजिए कोई एनिवर्सरी वाला केक है तो आप एनिवर्सरी में कपल वाला केक बनवा दीजिए। तो इसे कस्टमर के अनुसार से जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है या फिर सर्विसेज डिज़ाइन होती है उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से समझाने की कोशिश की है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, जो उनका पसंद है। मान लीजिए अगर एनिवर्सरी का केक बनाना है और वो आपके अनुसार बनेगा तो आप लोगों को ज़्यादा खुशी होगी, यानी कि जो ऑर्डर कर रहे हैं उनको ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी कंपनी या इंडस्ट्रीज़ के साथ, बिजनेस के साथ। तो इस तरीके से कस्टमर खुश होगा, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कस्टमर को डिलाइट मिलेगा, तो फिर एक रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, म्यूचुअली रिलेशनशिप। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर। CRM aims to build mutually beneficial relationship with customers। ठीक है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। एंड वन वे ऑफ अचीविंग दिस गोल इज टू कस्टमाइज द वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसे कि मैंने कहा कस्टमर के वैल्यूज़ को का सम्मान करें, कद्र करें, तब ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनेगी और आप गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन मीन्स द कंपनी हैव टू बी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू द कस्टमर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। वही जो मैंने अभी आप लोगों से कहा, तो कंपनीज को दे शुड मस्ट अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन करा जाएगा या सर्विस दिया जाएगा तो कस्टमर को ज़्यादा खुशी होगी। इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा मास कस्टमाइजेशन। ठीक है, मास कस्टमाइजेशन होता है एंड सेकंड इज द क्राफ्ट कस्टमाइजेशन, मास एंड क्राफ्ट कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन में हम पहला देख लेते हैं मास कस्टमाइजेशन क्या होता है। मास कस्टमाइजेशन मीन्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू ऑफर कस्टमाइज वैल्यू प्रोपोजिशन टू इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑन अ मैसिव स्केल। नाम से ही समझ में आ रहा, मास, मास यानी कि बल्क में, यानी इकट्ठे इकट्ठे बहुत सारे लोगों को, इंडिविजुअल कस्टमर ऑन अ मैसिव स्केल, बड़े पैमाने में ये किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने में क्या किया जाता है, कस्टमर को इस टाइप के कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो जब आप एक बार कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शन आता है साइड में कस्टमाइज़ करने का। तो आप अपना जो पेज है, जो गूगल वाला मेन पेज खुलता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो अपनी लगा सकते हैं या फिर जो भी आपको मनपसंद का बैकग्राउंड चाहिए वो सब लगा सकते हैं अपने अनुसार। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी चीज़ को कहते हैं कस्टमाइजेशन। एंड क्राफ्ट कस्टमाइजेशन, तो व्हाट अबाउट द क्राफ्ट कस्टमाइजेशन, इसमें भी क्या है, इन्वॉल्वमेंट है कस्टमाइज्ड ऑफर का, बट नॉट एट द मास मार्केट लेवल। इकट्ठे नहीं, छोटे छोटे पैमाने में किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे किया जाता है, उसको कहा जाता है क्राफ्ट कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो क्राफ्ट कस्टमाइजेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, कस्टमाइजेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द ऑफर। तो कस्टमाइजेशन कहीं पर भी अप्लाई किया जाता है इन 7 में। तो इसको कहते हैं हम 7P। ठीक है, क्या कहते हैं, 7P। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ये 7P में से P कौन कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है,
तो नहीं है का होने वाला ऑप्शन ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला होता है कस्टमाइजेशन में प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन किया जाता है, जैसे मैंने एक केक का एग्जांपल दिया, केक आप अपने अनुसार कंपनी को या फिर जो भी बेकरी है उसको ऑर्डर कर देंगे, तो वो हो जाता है प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने अनुसार कोई भी चीज़ को ऑर्डर दे करके अपने अनुसार बनाएंगे तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। सेकंड इज द प्राइस कस्टमाइजेशन। तो डेफिनेटली सी बात है, प्राइस कस्टमाइजेशन तो हम रोज़ करते हैं, कोई ना कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी बिजनेस हो या फिर कोई भी कंपनी हो, उससे हम क्या करते हैं, या कोई दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, उससे अपना प्राइस का कस्टमाइज़ कर लेते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। प्रमोशन में किया जा सकता है, प्लेस में किया जा सकता है कस्टमाइजेशन, और एग्जाम्पल आप लोगों के इसके सामने दिया गया है, ठीक है। तो ये इतना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन ये 7P इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस भी क्या हो सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे ये ज़ेरॉक्स जो कंपनी है, ज़ेरॉक्स करने वाला, उनको कस्टमाइज इट्स सर्विस गारंटी एंड रिकवरी प्रोसेस फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर्स। फिर हो गया पीपल, ठीक है, कस्टमाइज पीपल एंड फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो ये जो 7P है, सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखना है, एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई स्टूडेंट डीप में जानना चाहता है तो वो ये एग्जाम्पल को देख करके समझ सकता है, ठीक है। तो बस मेरे अनुसार आप लोगों को ये 7P याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू थ्रू दी मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, यही चीज़ जो है, 7 चीज़ को मैंने जो समझाया है अभी, उसी को कह दे रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे यूज अ टूल किट नोन एज द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स कहा जा रहा है, एंड द टर्म मार्केटिंग मिक्स इज really a metaphor to describe the process of combining together various components that contribute to the value experienced by the customer। मतलब यही चीज़ बता रहा है कि बहुत सारे कंपोनेंट को मिला करके और कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा कराया जाता है, ताकि उनको सेटिस्फैक्शन अच्छे से मिले, ताकि उनको बहुत ज़्यादा डिलाइट महसूस हो, खुशी महसूस हो। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा, उससे ज़्यादा अच्छा वो प्रोडक्ट और सर्विस निकलता है, तो कस्टमर को डिलाइट होगा, ठीक है। तो इसी सब चीज़ को इन्हें ध्यान में रखना है। और ये जो नामक व्यक्ति थे, यूगिन मैककैर्थी, ग्रुप दिस कंपोनेंट इनटू क्लासिफिकेशन नोन एज द 4P। 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। जो शुरू के जो मैंने आप लोगों को 4P बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, उनको इन्होंने एक ग्रुप में रखा है, एंड दिस इज वाइडली यूज अप्लाइड बाय द गुड्स मैन्युफैक्चरर। तो प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, प्राइस में कस्टमाइजेशन किया जाता है, प्रमोशन एंड प्लेस में कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। एंड द एडिशनल जो 3P है वो है पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड द प्रोसेस। तो ये 7 नाम अगेन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या क्या है देख लीजिए, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। नेक्स्ट है ये मार्केटिंग मिक्स में जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, वही चीज़ लिखा हुआ है, ये है मार्केटिंग मिक्स। यानी कि मार्केटिंग के लिए ये चीज़ें हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहती है, यानी कि प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, किस समय में करना है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, किस प्लेस में वो चीज़ को प्रमोट करना है, ठीक है, फिजिकल एविडेंस, किन किन पीपल लोगों के साथ इसको जोड़ करके रखना है, एंड प्रोसेस क्या चीज़ है। तो इसी को कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। इसमें भी ये 7P आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देखिए वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज़, एंड अब आ जाता है वैल्यू फ्रॉम सर्विस। तो सर्विस हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, ठीक है। कस्टमर के साथ डील करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है। खाली प्रोडक्ट बना देने से, सामान बना देने से बिजनेस या कंपनी नहीं चलती है। सर्विस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सर्विस यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ भी सर्विस हो सकता है। अगर मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गया है, ठीक है, कार आप लोग चला रहे हैं और आई होप जल्दी ही आप लोग भी चलाएंगे सिलेक्शन लेकर के। तो कार बना देने से खाली ये मतलब नहीं है कि काम खत्म हो गया कंपनी का, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए मारुति की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, या फिर
कोई भी ऐसी कार की कंपनी है वो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो उससे नहीं होता, उसके बाद उसकी पूरी लाइफ टाइम सर्विस भी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, तो ओप्पो का अगर शोरूम ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा है। तो ऐसे इसीलिए सर्विस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सर्विस इज़ अ परफॉर्मेंस और एक्ट परफॉर्म बाय अ फॉर अ कस्टमर, ठीक है। इट इज़ अ परफॉर्मेंस और एक्ट परफॉर्म फॉर अ कस्टमर के लिए ऐसा किया जाता है। And service is an important part for many companies' value proposition. In most development country, about 70% of ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो यही कह रहा है कि जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ है, उसमें जो 70% जो जीडीपी आता है वो किस वजह से आता है, सर्विस सेक्टर से ही आता है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर बहुत सारे हैं, जैसे टेलीकॉम है, मान लीजिए हमारा टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है, जैसे मोबाइल कंपनीज़ हैं जो हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्री है उसमें 70% से ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो कैसे होता है, क्रिएट होता है जीडीपी विद द हेल्प ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस कंपनीज और अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। एंड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इज अ कोर प्रोडक्ट, ठीक है। सम मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैव आल्सो टू रिकॉग्नाइज द सर्विस इज देयर कोर प्रोडक्ट। तो सर्विस को भी एक तरीके से प्रोडक्ट माना जाता है और इस पे बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने रिचार्ज करा लिया तो रिचार्ज के लिए भी क्या है, सर्विस है। अगर मान लीजिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जानना है तो सब चीज़ के लिए सर्विस सेंटर बनाया जाता है। मोबाइल ख़राब हो गया तो सर्विस सेंटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो गया, मान लीजिए एसी टी फ्रिज ख़राब हो गया तो उसके लिए सर्विस सेंटर है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये इतना सर्विस सेक्टर। Companies wishing to enhance the customer perceived value through the service improvement need to understand that their efforts should be focused on the service element that are important to customer and where current सर्विस परफॉर्मेंस पुअर, जहाँ पर भी सर्विस खराब है उस पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें ये समझना है कि देयर मैक्सिमम एफर्ट शुड बी फोकस टू द सर्विस एलिमेंट, ठीक है। सर्विस एलिमेंट पे खास ध्यान देना है, चाहे कितना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया उसकी सर्विस भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एंड द नंबर ऑफ सर्विस रिलेटेड मेथड फॉर एनहेंसिंग द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इज़ टू इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सर्विस की गारंटी देनी है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है या फिर स्कूटी है, स्कूटर है, उसका भी क्या होता है, सर्विस क्वालिटी दी जाती है, सर्विस गारंटी दी जाती है कि आप 6 महीने में फ्री सर्विसिंग करा सकते हैं या फिर आप इतने किलोमीटर चलाने के बाद फ्री सर्विसिंग करा सकते हैं। तो इस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड सर्विस रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट आता है सर्विस की क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी को समझाने के लिए, सर्विस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके पहले देख लीजिए, दो मेन पर्सपेक्टिव है सर्विस क्वालिटी को समझाने के लिए। सर्विस क्वालिटी, ठीक है, अगर क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं तभी कस्टमर आप लोगों से जुड़े रहेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंपनी फिर नुकसान होगी कंपनी को, ठीक है। तो क्वालिटी इज कन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफिकेशन, पहला मेन पर्सपेक्टिव है सर्विस क्वालिटी के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नया टर्म लग रहा है, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, क्या चीज़ है मैम ये। तो सबसे पहले ये जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था, फिलिप क्रॉस बाय व्यू ऑफ क्वालिटी, यानी कि फिलिप क्रॉस बाय इन्होंने ये चीज़ को ध्यान दिया था, रखा था, और इनके अनुसार तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस ये किसके द्वारा बोला गया है। तो ये बोला गया है फिलिप क्रॉसबाई के द्वारा। एंड इनका क्या पर्सपेक्टिव था, द बिजनेस स्पेसिफाइज व्हाट काउंट्स एज क्वालिटी एंड मेजर इट्स परफॉर्मेंस टू दैट स्टैंडर्ड, यानी कि उस स्टैंडर्ड का सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करना है। और कन्फॉर्मेंस का मतलब ये होता है, कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन माइट मीनिंग प्रोड्यूसिंग एरर फ्री इनवॉइसेस, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 100% तो सब कुछ ठीक नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंट डिफेक्ट चल जाता है, यानी कि 0.009 या कुछ परसेंट थोड़ा बहुत टॉलरेंस चल जाता है।
तो जब सिक्स सिग्मा आप देखें पढ़ेंगे कभी तब आप लोगों को इसमें समझ में आएगा, लेकिन यहाँ आप फिलहाल के लिए देखिए, conformance to specification might mean producing error-free invoices, delivering on time and in full as promised to customer, or acknowledging a customer complaint within 24 hours। मतलब क्या है, एक तो सबसे पहले एरर फ्री इनवॉइस होना चाहिए, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एरर फ्री होना चाहिए। सेकंड, डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों का कोई भी एसी खराब हो गया है, सर्विसिंग के लिए आपने बुलाया है, तो अगर वो टाइम पे आ ही नहीं रहा है, मान लीजिए आप आज बुलाए हैं कॉल करके, वो आ रहा है 10 दिन बाद, तो क्या आप लोगों को खुशी महसूस होगी? क्या आप लोगों को सेटिस्फैक्शन महसूस होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, टाइम पे डिलीवरी करना ये कन्फॉर्मेंस कहलाता है। एंड फुल प्रॉमिस टू द कस्टमर, यानी कि अपने जो कंपनी है उनको क्या होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। एंड और एक्नॉलेजिंग अ कस्टमर कंप्लेंट विद इन 24 आवर, तो कोई अगर कंप्लेन आपने रजिस्टर किया है तो 24 आवर्स कम से कम विद इन उसमें उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए आपने ख़रीदा है तो उसकी क्वालिटी अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसका एक्सचेंज का जल्दी से जल्दी एक्सचेंज या फिर रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए, अदरवाइज आप उस कंपनी से ख़रीदना फिर पसंद नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस, और ये दिया गया है फिलिप क्रॉसबाई के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है। सेकेंड इज द क्वालिटी इज फिटनेस फॉर पर्पस। फिटनेस फॉर पर्पस यानी कि क्वालिटी इज फिटनेस, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जोसेफ एम जुरान। तो जोसेफ एम जुरान के द्वारा ये कहा गया है दैट क्वालिटी इज फिटनेस। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दे देगा दो, उसमें बोलेगा कि जोसेफ एम जुरान क्वालिटी इज फिटनेस, ये किसका कथन है, ठीक है। तो जोसेफ एम जुरान द्वारा ये कहा गया है एंड क्लेम्ड दैट क्वालिटी मीन्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करता है तब वो ज़बरदस्त टाइप का क्वालिटी प्रोडक्ट है, अदरवाइज क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है ये। एंड इट इज़ द कस्टमर हु विल डिसाइड वेदर द क्वालिटी इज़ राइट, नॉट द कंपनी, ठीक है। तो कस्टमर के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, ठीक है। अपना प्रोडक्ट वैसे भी सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो कंपनी नहीं होगी, वो कस्टमर होंगे जो ये बता सकें कि एक सच में प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है या नहीं है। इसी को कहते हैं क्वालिटी इज फिटनेस, ठीक है। टू सर्विस क्वालिटी थ्योरी, यहाँ पर दो सर्विस क्वालिटी थ्योरी लाया गया था। पहला क्या है, पहला देख लीजिए, नॉर्डिक मॉडल है, सेकंड सर्क्यूल मॉडल है। सर्क्यूल तो इम्पॉर्टेंट है, सर्क्यूल मॉडल एंड नॉर्डिक मॉडल। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो जो पहला नॉर्डिक मॉडल है वो किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया था? क्रिश्चियन ग्रोनोस के द्वारा दिया गया था एंड उनके कलीग के द्वारा। इसमें मेनली तीन कंपोनेंट पे बात किया जा रहा है सर्विस क्वालिटी पे, ठीक है। तो सर्विस क्वालिटी के तीन एस्पेक्ट पे, कंपोनेंट पे बात किया जा रहा है, टेक्निकल, फंक्शनल एंड रेप्यूटेशनल। तो जो नॉर्डिक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है? क्रिश्चियनियन ग्रून रूस के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने ये तीन कंपोनेंट को मेनली एक्सप्लेन किया है। आइडेंटिफाइज द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी, फर्स्ट टेक्निकल, फंक्शनल एंड रेप्यूटेशनल, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो सर्विस क्वालिटी मॉडल है नॉर्डिक मॉडल, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इट वाज गिवन बाय और इट वाज ओरिजिनेटेड बाय क्रिश्चियनियन ग्रून रूस, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये मॉडल है ग्रूनरूस मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। इसमें तीन एस्पेक्ट पे बात की जा रही है, टेक्निकल, फंक्शनल एंड रेप्यूटेशनल। टेक्निकल कहने का ये मतलब है द क्वालिटी ऑफ आउटकम ऑफ अ सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कोई सर्विस परफॉर्मेंस है उसके आउटकम पे बात की जा रही है, टेक्निकली वो कैसा काम कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टेक्निकली कितना अच्छा काम कर पा रहा है, या फिर अगर कोई सर्विस है तो सर्विस क्या है, टेक्निकली एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल उसका एस्पेक्ट होना चाहिए। और फंक्शनल का मतलब समझ में आ रहा है, वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से फंक्शन करना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस। सीधी सी बात है, जो परफॉर्मेंस अगर दे रहा है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी पे ये मेन फोकस्ड कर रहे हैं। रेपुटेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं।
द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन, इमेज। तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज क्या है, किस टाइप की वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल दैट। तो TFR, टेक्निकल, फंक्शनल एंड रेप्यूटेशनल, आर द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ अ सर्विस क्वालिटी इन द नॉर्डिक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्क्यूल मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो लाइक कर दीजिए सेशन को, और लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि स्टडी रिलेटेड व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शन हो, और उसके लिए आप लोगों को अच्छे से लेक्चर देख करके नोट्स देखिए, पढ़ने की आप लोगों को प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो भी है, आप व्यूज़ और लाइक्स कम आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आगे वीडियो कंटिन्यू करें या ना करें। तो विद इन 3 और 4 लेक्चर CRM कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो आप लोग लाइक करा करिए, शेयर करा करिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आना है। तो आइए हम देख लेते हैं सर्क्यूल मॉडल। सर्क्यूल मतलब सर्विस क्वालिटी, ये दो टर्म को जब आप अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा सर्वक्यूल, सर्विस क्वालिटी मॉडल। और ये डेवलप किन्होंने किया था, परसुमन ने किया था, आइडेंटिफाई 5 कोर कंपोनेंट। तो ये इन्होंने ये 5 क्वालिटी को डिफाइन किया था, 5 मेजर कोर कंपोनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी को इन्होंने डिफाइन किया था। पहला रिलायबिलिटी, R, A एश्योरेंस, T टेंजिबल, E एम्पैथी एंड R रेस्पॉन्सिवनेस। तो इसमें आप लोगों को क्या कर सकता है, रेटर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रेटर, RATER, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब एक एक करके हम ब्रीफ में देखेंगे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली। सीधी सी बात है, अगर कोई सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है, तो वो अगर प्रॉमिस किया गया है, मान लीजिए कि 5 साल तक अच्छे तरीके से पूरा वर्क करेगा, तो उसको 5 साल तक अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। ऐसा ऐसा ना हो कि 1 साल में ही वो प्रोडक्ट क्या है, ख़राब हो जाए, वो सर्विस बिल्कुल देना बंद कर दें। तो अगर इस तरीके से प्रॉमिस्ड सर्विस के अनुसार वो एक्यूरेटली काम करता है, तो उसको कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, सेकेंड एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब दिलासा देना। ठीक है, यानी कि नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और मैं बताई थी कि अगर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, तो उसके लिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आर द 2 मेन एस्पेक्ट। तो यहाँ पर भी ये एश्योरेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, टेंजिबल का मतलब ये है कि मेनली जो अपीयरेंस होता है, आउटर कवर। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तो क्या होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, तो लोग कम उस चीज़ को खरीदेंगे या फिर कम लेना पसंद करेंगे। इसीलिए उसका फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल्स। एम्पैथी मतलब क्या है, एम्पैथी का मतलब होता है केयरिंग, प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन टू द कस्टमर। केयरिंग मतलब अगर मान लीजिए आपको कस्टमर से एम्पैथी है, लगाव है, ठीक है, सिंपैथी है, तो केयरिंग है। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीदने गए, उसके बाद उसकी सर्विस चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप केयर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके कोई शोरूम में गए आप, और आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, अच्छे से पूरे प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, सर्विस अच्छे से दी जा रही है। कोई अगर आप शॉप में चले गए, तो आपको पानी पूछ दिए, चाय पानी नाश्ता पूछ दिए, तो अच्छा लगता है, आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हम पे ध्यान दिया जा रहा है, तो बहुत स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उसी को कहते हैं एम्पैथी। तो ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। लास्ट वन इज द रिस्पॉन्सिवनेस, टू विलिंग टू हेल्प कस्टमर एंड टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। तो कई बार आप जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो लाइन लगी रहती है, तो आपको कहा जाता है प्लीज़ आप 10 मिनट वेट कर लीजिए, हम जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को लगेगा हाँ, ये हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है,
कोई भी आप कस्टमर केयर में गए या फिर कस्टमर सर्विस सेंटर में गए तो वहाँ यही चीज़ कहा जाता है, आप प्लीज़ 10 मिनट वेट कर लीजिए या फिर आप लाइन में बैठिए, 5 मिनट में आप लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। तो विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर अगर लगेगा तो कस्टमर एक खुश होकर के जाएगा और टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं रेटर। अब यहाँ पर देख लीजिए कस्टमर की तरफ से इसको कहते हैं सर्विस सर्क्यूल मॉडल और सर्विस गैप मॉडल कहा जाता है। तो इतना बड़ा डायग्राम आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है रेटर वही चीज़ आपको याद रखनी है। बस इसमें देख लीजिए 5 गैप्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गैप दिया गया है। कस्टमर की तरफ से अगर देखेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड सर्विस है। पहले सुनिएगा ध्यान से, एक होता है एक्सपेक्टेड सर्विस और एक होता है परसीव्ड सर्विस। एक्सपेक्टेड सर्विस का मतलब ये है कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर आप कोई वाटर पार्क में गए या वाटर वर्ल्ड में गए तो आप लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों से वर्ड ऑफ माउथ या दूसरे से सुने होंगे कि बहुत अच्छा है, आप भी जा कर के देखिए, ठीक है। तो अगर आपकी पर्सनल नीड रहेगी, आप उसे जाना पसंद करेंगे, तो फिर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ अच्छे अच्छे झूले भी होंगे, बहुत सारे ढेर सारा पानी होगा, ढेर सारी फन एक्टिविटी होंगे, खाने पीने के अच्छे सारे सामान होंगे। तो आप ऐसा क्या करते हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट है अगर आपकी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन है और एक परसीव्ड है। तो जब आप एक्चुअल में जा करके देखेंगे कि वो सर्विस सच में वहाँ अवेलेबल है तो उस गैप को बोलते हैं गैप 5। और अगर होता है तो आप लोगों को फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खुशी होगी, या फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब आप फिर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये कस्टमर की तरफ से है। कंपनी की तरफ से यही चीज़ है कि मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है, उनका ये परसेप्शन रहता है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उनका मेन पहला मकसद है। एंड ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, सीधी सी बात है, जो वो सोचते हैं कि कस्टमर को अच्छे से सर्विस मिलनी चाहिए, कस्टमर एक्सपेक्टेशन पूरा होना चाहिए, उसको फिर सर्विस क्वालिटी में बदलना एंड सर्विस की फिर डिलीवरी करना प्री एंड पोस्ट कॉन्टेक्ट्स। और उसके बाद ये जो गैप 4 लिखा हुआ है ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कंज्यूमर, यानी कि टाइम टू टाइम क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए कंज्यूमर से। सिर्फ वैसे ही बना दिया जाएगा और वो कंज्यूमर के काम में ही नहीं आएगा तो क्या होता है, इसलिए फीडबैक लिया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है कंज्यूमर से। तो इतना सारा चीज़ है, इसी चीज़ को हम बोल दे रहे हैं सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल। तो इम्पॉर्टेंट उतना आप लोगों के लिए नहीं है, जो मैंने बताया सर्क्यूल मॉडल जिसमें हम लोगों ने 5 चीज़ देखा था, रेटर वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन एक बार आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है गैप। नेक्स्ट आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी एक क्लास में आप लोगों से डिस्कस की थी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट ताकि ज़ीरो डिफेक्ट आ सके, हर एक चीज़ का इन्वॉल्वमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक पीपल का, एम्प्लॉय का, सबका इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए इसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। तो फुल फॉर्म आप सबसे पहले तो याद रखिए, TQM का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द बिजनेस मैनेजमेंट दैट एम टू improve the quality of product and the process by learning from the objective and systematic feedback of important stakeholder in इतना आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे एक क्लास में डिस्कस किया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व द हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट, हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, हर एक चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट, आपस में सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो, ज़ीरो डिफेक्ट अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोमोटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग वेयर इट इज प्रूव सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो सीधी सी बात है, जीरो डिफेक्ट होगा मान लीजिए तो उस चीज़ को दोबारा से डिफेक्ट है तो बार बार सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा और क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव रहेगी। तो इसमें भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सर्क्यूल मॉडल पढ़ा जाता है और यहाँ पर भी सेम रेटर को एक्सप्लेन किया जा रहा है, 5 डिमेंशन है। And it is important because customer experiences quality or lack of it in their interaction with the service provider।
तो इस तरीके से ही कंज्यूमर या फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस किया जाता है, कराया जाता है और उनकी वैल्यूज़ रखी जाती है, ठीक है। लास्ट में ये मॉडल है, उसे देख लीजिए। यहाँ पर जो फर्स्ट जो ब्लू वाला डार्क ब्लू कलर का ये आप लोगों को दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्या बात आता है, ये सर्विस। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो सर्विस है ब्लू कलर का, और जो लाइट ब्लू कलर का है वो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जो रेटर मैंने बताया है, ठीक है। तो सर्विस क्वालिटी में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था रेटर का। तो ये हो गया आर रिलायबिलिटी, ए एश्योरेंस, टी टेंजिबिलिटी, ई एम्पैथी एंड आर रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और उसके बाद एक्सपीरियंस करने के बाद क्या होता है, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, रिलेशनशिप, रिपीटेड इंटरेक्शन। तो अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर फील करता है तो वो क्या करेगा, रिपीटेड परचेजिंग करेगा, रिपीटेड इंटरेक्शन होगा फिर उस प्रोडक्ट एंड उस इंडस्ट्री या फिर कंपनी के साथ। फिर एक ब्रांड इमेज बन जाएगी और एक कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा कंपनी के साथ। उसके बाद यूसेज प्रोसेस, बार बार वो ये खरीदने की कोशिश करेंगे और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ जाएगा। उसके बाद रिटेंशन रेट भी बढ़ जाएगा एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी बढ़ जाएगा। पीयर टू पीयर मतलब कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का चैप्टर था ये पूरा डिस्कस किया था और कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में चीज़ें डिस्कस की थी। ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक CRM के बारे में बात किया गया था। तो ये रेटर्म टर्म आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और जल्द ही जल्द CRM की क्लासेस ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशनल CRM के बारे में जो 3 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।